हेलो बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का TP21 क्लासेज में स्वागत है। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट 32 सॉल्व करने वाले हैं। पीछे की जो क्लास हुई थी, मतलब जो क्विक रिवीजन के तौर पे जो क्वेश्चन थे, वहाँ पर किसी बच्चे ने भाई कमेंट नहीं करें कितना सही करें, लेकिन कमेंट जरूर करते रहें भाई। क्लास को देखें और कमेंट जरूर करें वहाँ पर कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ। तो पहले शुरू करते हैं क्विक रिवीजन के तौर पर 5 प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है भाई, क्वेश्चन पहला है क्विक रिवीजन का, भारत देशांतर की दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है। तो मैंने पीछे क्लास में बताया होगा प्रैक्टिस सेट में, भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है और देशांतर की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत का देशांतरीय विस्तार भी मैंने पिछली क्लास में बताया होगा, पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में और देशांतरीय विस्तार भी हम पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में इसका भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मारियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 किलोमीटर, 22 किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर है भाई, 11,022 मीटर। तो पूछा गया मैरियाना, जिसे ट्रेंच या खाई के नाम से जाना जाता है, ये पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है भाई, प्रशांत महासागर। तीसरा क्वेश्चन है, डैश ने भारत में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो ये हुआ कहाँ पर था भाई, चेन्नई में हुआ था ये वाला शतरंज ओलंपियाड। और महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो जीता था वो यूक्रेन देश ने जीता। किसने, यूक्रेन देश ने। और ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जो जीता था उज्बेकिस्तान ने जीता था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था। अकबर ने करवाया। किसने भाई, अकबर ने करवाया था। आगे क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु मारियाना गर्त और पृथ्वी पर सबसे ऊंचे बिंदु माउंट एवरेस्ट के बीच कितने किलोमीटर का अंतर है। तो यहाँ पर मारियाना ट्रेंच 11,022 मीटर और हमारा माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। तो इनके बीच का अंतर पूछ रहा है, तो ये कितना होगा, 20 किलोमीटर अंतर है भाई, ऊंचे बिंदु और गहरे बिंदु के बीच जो है। तो यहाँ पर दोनों की जो मतलब ऊंचाई और गहराई जोड़ देंगे तो ये 20 किलोमीटर का अंतर हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है भाई। करते हुए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। अब प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला पर काम कर रहे हैं, जिसमें पहले 2 पुस्तकें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित हैं। इस श्रृंखला की तीसरी पुस्तक किस चरित्र पर केंद्रित है। तो इन्होंने रामायण पर आधारित 3 पुस्तकें लिखी है, जिसमें पहली 2 पुस्तकें हैं, एक तो राम और सीता पर केंद्रित हैं, और श्रृंखला की तीसरी पुस्तक किसके चरित्र पर केंद्रित है। तो ये रावण के चरित्र पर केंद्रित है। तो इनकी 2 पुस्तक श्रृंखलाएं हमें बहुत पूछी जाती है पेपर में। एक पुस्तक श्रृंखला का नाम है शिवाजी ट्रायलॉजी, शिवाजी ट्रायलॉजी। इसमें 3 पुस्तक हमें देखने को मिलेंगी, पिछले क्लास में हम पढ़े होंगे। जैसे एक द सीक्रेट ऑफ द नागाज, वो कहीं इनकी द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, और एक पुस्तक इसमें द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज। कई बार पूछी गई है। और एक है द सीक्रेट ऑफ द नागाज, पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। और एक द इमोर्टल ऑफ मेलुआ। ये 3 पुस्तक कौन से श्रृंखला पर है, शिवाजी ट्रायलॉजी श्रृंखला के अंतर्गत। फिर 3 पुस्तक हमारी
रामचंद्र श्रृंखला पर आधारित है। 3 कौन सी है? रामचंद्र श्रृंखला पर आधारित है भाई। पहली है राम के ऊपर राम इक्ष्वाकु का वंशज, एक राम के चरित्र पर आधारित केंद्रित पुस्तक। एक है सीता के चरित्र पर आधारित सीता मिथिला की योद्धा, मिथिला की योद्धा, मिथिला की योद्धा। और तीसरी जो बुक है रावण के चरित्र पर केंद्रित है, उसका नाम होगा भैया रावण आर्यभट्ट का अनाथ। तो ये रामचंद्र श्रृंखला की 3 पुस्तकें लिखी गई अमीश त्रिपाठी के द्वारा। इसमें राम इक्ष्वाकु का वंशज, सीता मिथिला की योद्धा, रावण आर्यभट्ट का अनाथ। तो तीसरी पुस्तक किसके चरित्र पर केंद्रित है? रावण के चरित्र पर केंद्रित है। और ये तीनों पुस्तकें जो रामायण पर आधारित पुस्तकें हैं, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? अमीश त्रिपाठी। तो इनकी 6 बुकें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार पूछी गई हैं, और इन्हें एक एक तरीके से मतलब बीच बीच में रिवाइज भी करते चलेंगे, जिससे आप भूलो ना भाई। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है भाई? महात्मा गांधी श्रृंखला के 100 रुपये के नोट नया का आकार क्या है? DSSP PA ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो मैंने मिमी में बताया था, MM में बताया था, यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछा गया। तो 6.4 सेंटीमीटर से 14.2, 6.4 सेंटीमीटर 14.4 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर 14.2 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर गुणा इंटू 14.2। तो इसमें जो सेंटीमीटर में अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा हमारा कौन सा होगा भाई? आंसर C आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? अरे भाई आंसर होगा हमारा C आंसर होगा। कौन सा आंसर हम करेंगे? C आंसर करेंगे। अगर इसे MM में लिखना है तो 66 दशमलव हटा देंगे, 66 mm गुणा 142 mm। तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा तो 66 mm टू 142 mm। किसकी बात कर रहे हैं? 100 रुपये के नोट की बात कर रहे हैं। तो 100 रुपये के नोट, एक तो मतलब आकार हो गया यहाँ पर, इसका कलर कैसा है भैया? रंग है लेवेंडर कलर। रंग कौन सा भैया? लेवेंडर रंग। और इस पर चित्र किसका है? रानी की बाग, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसके पिछले वाले भाग पर हमें देखने को मिलेगा रानी की बाग, या जिसे रानी का कुआं भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग पीने के पानी के भंडारण के लिए किया जाता था। और ये रामचंद्र बल्कि यूनेस्को साइट में भी शामिल है। ये कौन से नोट की बात करी हमने? 100 के नोट की बात कर रहे हैं। अब देखो 10 के नोट की चर्चा कर चुके हैं क्लास में, पीछे 20 के, 50 के, 100 के। तो एक नोट का और ध्यान रखना है, हम एक और यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 200 के नोट के बारे में। 200 रुपये। तो 3 कैटेगरी के सवाल यहाँ से मिलेंगे हमें। अब देखो इसका कलर कुछ नहीं करना है, 66 गुणा इसमें 4 ऐड कर देना है, 66 mm गुणा 146 mm। देखो 142, 100 का 200 को में 4 ऐड कर देना है, तो 66 गुणा 146 mm। कलर इसका तुम्हें पता ही होगा, चमकीला पीला कलर है, चमकीला पीला कलर। और चित्र देखने को मिलेगा MP में पड़ता है हमारा सांची स्तूप। सांची स्तूप हमें 200 के रुपये के नोट में देखने को मिलेगा। अब हमारा जो नोट बनता है 500 का और 2000 के नोट के बारे में आगे क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, मतलब अगले प्रैक्टिस सेट में हमें देखने को मिलेंगे। तो पूरे एक तरीके से टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे भाई। आएंगे भाई अगला क्वेश्चन।
जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था भैया? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी या लेबर पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी जब सत्ता में थी, कब थी भैया? जब भारत में आया था कौन? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। लेकिन कैबिनेट मिशन भारत आया था भैया 24 मार्च 1946। कहाँ पहुंचा? दिल्ली। कह रहा है कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस समय इंग्लैंड में कौन सा था भैया? लेबर पार्टी सत्ता में थी, लेबर पार्टी। पीएम कौन थे भैया? क्लीमेंट एटली। पीएम कौन थे भाई? क्लीमेंट एटली। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। तो इसमें सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। एक था यहाँ पर अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य, 2 अन्य सदस्य, अब अध्यक्ष में थे भैया, कौन थे भैया अध्यक्ष में? सर पैथिक लॉरेंस, सर पी लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे भाई। पूछा जाता कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो इसकी अध्यक्षता किसने की? 2 अन्य में ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो पूछा जाता है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का में सदस्य नहीं था भाई? तो इसका उद्देश्य था भारत, इसकी सिफारिश पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया 6 दिसंबर 1946। और इसका उद्देश्य था कि भाई संविधान सभा का जो सदस्य है, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। और जो संविधान के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और सभा मतलब संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे, जिसमें हमारे 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य जो होंगे क्या होंगे? मनोनीत होंगे। मतलब कुल मिलाकर कितने सदस्य होंगे? 389। और एक भारत का विभाजन इसका मुख्य उद्देश्य था भाई। 24 मार्च 1946 को कहाँ पर आया? दिल्ली। और इस समय पार्टी कौन सी थी? लेबर पार्टी। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, दिल्ली। एक ये क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाएंगे पेपर में, यहाँ से ध्यान रखना है भाई तुम्हें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो जीएसटी से हमने 20 बेसिक पॉइंट देख लिए थे। अब जीएसटी की फुल फॉर्म लेकर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान आर्टिकल 279 में। जीएसटी परिषद आर्टिकल 279 में। इसमें जीएसटी परिषद से देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद की अध्यक्ष
किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। सचिव, पदेन सचिव होता है केंद्रीय राजस्व सचिव। पूछा जाता है पेपर में जीएसटी परिषद के पदेन सचिव, पूछा जाता है जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? सचिव के रूप में कार्य कौन करता है? केंद्रीय राजस्व सचिव। सचिव के रूप में कार्य कौन करता है भाई? तो केंद्रीय राजस्व सचिव। अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। सचिव के रूप में कार्य कौन करता है? केंद्रीय राजस्व सचिव। सदस्य जो होते हैं इसमें, सदस्य जो होते हैं 33 सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। जीएसटी परिषद में सदस्य कितने? 33। 2 केंद्र से होते हैं, 31 जो होते हैं वो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने? 33। तो अपने यहाँ पर जीएसटी परिषद के बारे में चर्चा की। आर्टिकल 279 जीएसटी गुड्स एवं वस्तु एवं सेवा कर। अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। सचिव के रूप में कार्य कौन करता है? केंद्रीय राजस्व सचिव। सदस्य कितने हुए? 33। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और जीएसटी के बारे में शुरुआत वगैरह जो सारी है वो भारत में कब हुई, वो सारी पिछले साइड में हम कवर कर चुके हैं। आएंगे भी अगला क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पेश किया? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया भैया। और ये पिछले साइड में मैंने जीएसटी बताई होगी। तब उस 92वां संविधान संशोधन 2003। तो इसमें होगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। और विधेयक कौन सा था? 124वां बिल था। तो 73वां संविधान संशोधन 1993, 103वां 2018। तो इसका जो आंसर है हमारा बी आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बीच बीच में हम रिवाइज भी करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया? और साइमन आयोग का जो गठन किया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मतलब 1919 के, उसकी जांच करने के लिए इसका आयोग का गठन किया गया। और इसका बोल रहा है इसका बहिष्कार क्यों किया गया भारतीयों के द्वारा? इसी बहिष्कार के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, साइमन कमीशन के विरोध में। जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए भाई। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में नहीं भाई, क्योंकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारतीयों को आयोग से बाहर रखा गया। सभी जो इसमें 7 सदस्य थे वो क्या थे भाई? अंग्रेज थे भाई। तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं भाई साइमन कमीशन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। साइमन कमीशन, देखो साइमन कमीशन क्या क्या पूछा जाएगा? इसका गठन 8 नवंबर 1927। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, गठन 27 में हुआ था, लेकिन भारत कब आया था? 28 में आया था। पीएम कौन थे भाई? किसके द्वारा गठन किया गया पीएम? उस समय ब्रिटेन के ब्रिटेन पीएम कौन थे भाई? यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर में बनता है भाई, स्टैनली बाल्डविन। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है, किसके द्वारा गठन किया गया। सदस्य जो थे इसमें 7 सदस्य थे और 7 ही क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों द्वारा इस कमीशन का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष जो थे भाई, जिनके नाम पर इस कमीशन का नाम भी रखा, गठन किया गया, सर
जॉन साइमन। और ये भारत पहुंचा भैया कब? तो ज़्यादातर जो वर्ष ध्यान रखें भाई, वर्ष के साथ डेट भी ध्यान रखें, क्योंकि वर्ष को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में इसको डेट को लेकर भी पूछा जाए। इस समय पार्टी कौन सी थी भाई? पार्टी को लेकर क्वेश्चन पूछा था। राजनीतिक दल कौन सा सत्ता में था? कंजर्वेटिव पार्टी। लेकिन कैबिनेट मिशन के समय कौन सी थी भैया? लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वायसराय कौन था भाई? वायसराय 1926 से 31 के बीच में लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन के, भारत में साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन, जिसका शासन था 1926 से लेकर 1931 तक। तो ये कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने साइमन कमीशन के बारे में। देखो गठन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है। साइमन कमीशन गठन 8 नवंबर 1927। पीएम कौन थे, किसके द्वारा गठन किया? स्टैनली बॉल्डविन के द्वारा। 7 सदस्य थे, सभी क्या थे? अंग्रेज। इसीलिए भारतीयों के द्वारा इसका क्या किया गया? बहिष्कार किया गया और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन, जिनके नाम पर इसका आयोग का नाम रखा गया। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। पार्टी कंजर्वेटिव। वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो इतनी सी साइमन कमीशन के बारे में हमें ध्यान रखना है भाई। आगे आएंगे क्वेश्चन, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया भाई? तो सीधा सा आंसर है पीछे बताया हुआ, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, तो जूनियर एडेड टीचर 2021 में पूछा गया भाई। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित या समुद्र स्थित? अरब सागर, बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर। अब ये तीनों जो संरचनाएं दे रखी हैं, ये कहाँ कहाँ पर है? मैप में मैं इससे लोकेट करता हूँ भाई। देखो कहाँ कहाँ पर है ये कुछ भारत का मैप है। सामने वाली दिशा हमेशा, मैंने बताया आगे वाली दिशा हमेशा पूरब, पीछे वाली दिशा हमेशा होती है पश्चिम। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा भाई। सामने वाली दिशा हमेशा पूरब, पीछे वाली दिशा पश्चिम, ऊपर जो होता है उत्तर, नीचे दक्षिण। अब देखो पश्चिम में, देखो दक्षिण में, भारत के दक्षिण में यहाँ पर अगर पूछा जाता है कौन सा हिंद महासागर, कौन सा महासागर समुद्र स्थित है भैया? हिंद महासागर। ये साउथ में हो गया, दक्षिण में। पश्चिम में इस वाले क्षेत्र में अरेबियन सी, अरब सागर। पूरब में इधर की साइड कौन सी मिलेगी हमें? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तैयारी करते समय हमारी टेबल पर एक मैप भी होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर पूछा गया पश्चिम में कौन सा महासागर समुद्र स्थित है, तो कौन सा होगा भैया? अरब सागर होगा। पूर्व में बंगाली खाड़ी, दक्षिण में कौन सा? हिंद महासागर। भारत हिंद महासागर के कहाँ पर है? उत्तर दिशा में स्थित है। कभी कभी पूछ लेते, ध्यान रखो। भारत हिंद महासागर के कहाँ पर है? उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर ए होगा। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन से राज्य अरब सागर के तट पर स्थित हैं भाई? अरब सागर के तट पर स्थित हैं। देखो अरब सागर मतलब पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं। पश्चिम में देखो ये वाला कुछ यहाँ पर, देखो ये बात कर रहे हैं भाई। देखो यहाँ पर गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल,
और तमिलनाडु जो है वो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो दोनों तटों पर है, पश्चिमी तट पर भी है पूर्व, और वो कौन सा होगा हमारा तमिलनाडु, जो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य हो। अब देखो ये बोल रहा है अरब सागर, ये वाला हमारा अरब सागर वाला, अरब सागर तट पर देखो केरल होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश यहाँ पर होगा पूर्वी तट पर, बंगाली खाड़ी से लगा हुआ, तो ये नहीं होगा। गुजरात होगा जी, गुजरात होगा। केरल होगा जी, जरूर होगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु भी है, महाराष्ट्र भी है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें कर्नाटक होगा तुम्हारा, उड़ीसा नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा। यहाँ पर कर्नाटक होगा, तेलंगाना ना ही बंगाली खाड़ी मतलब पूर्वी तट पर है, ना ही पश्चिमी, थोड़ा आंध्र प्रदेश के जस्ट पीछे देखने को मिलेगा बराबर, तो ये वाला भी नहीं होगा यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है अरब सागर के तट पर, और ये CTET एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो यहाँ से तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये बंगाली खाड़ी से लगे हुए वाले हमारे राज्य देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, जल में घुलनशील विटामिन में शामिल होता है RRB, NTPC, CBT 2, विटामिन सी, नियासिन, राइबोफ्लेविन या उपरोक्त सभी। कौन से होंगे भैया? उपरोक्त सभी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? V और C। अब देखो यहाँ पर नियासिन मैंने बताया होंगे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, विटामिन बी में, मतलब विटामिन बी में जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन आते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया होगा। तो नियासिन, विटामिन B3, राइबोफ्लेविन B2, ये कुछ पता होगा तुम्हें, पिछली क्लास में बताया होगा, 8 के बारे में बताया हो। तो इसमें देखो CB है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स थे, 8 विटामिन बनाए हैं मैंने, उनमें से ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो कितनी होशियारी से क्वेश्चन बनाया गया RRB NTPC में। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, बी और सी, ज़्यादातर बच्चों को B C पता रहता है, तो इसमें बच्चे कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे विटामिन C को क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, उनके बारे में वो ऑप्शन रखे गए हैं। ये तो हो गए जल में घुलनशील। बसा में घुलनशील के लिए हमें कीड़ा याद कर लेना है, कीड़ा। क्या भैया? कीड़ा। जल में घुलनशील बी और सी, बसा में कर लेना है हमें कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। तो नियासिन को मैंने बताया, नियासिन जो किसका नाम, नियासिन निकोटिनिक एसिड को नियासिन के नाम से जाना जाता है। जो निकोटिन एसिड बताया था मैं, निकोटिनिक अम्ल, उसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन B3 का ये रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने 10 सॉल्व किए, प्रैक्टिस सेट 32। ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी, और अच्छे से क्लास देखते रहें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे और भी बच्चे लाभान्वित हो सकें। आज के लिए इतना ही, कल नई क्लास के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।